आप सभी का स्वागत है पैराडॉक्स बीईसीबी क्लास 10th में। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और मैं आज आपको राजनीतिक शास्त्र से पहले पाठ से संबंधित मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, उन बिंदुओं के आधार पर ही मैं आपको ओवरव्यू इस पाठ का दूंगा कि किस प्रकार से इस पाठ में मुख्य बातें दी गई है जिनसे आपको आने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आते हैं, सबसे पहला पाठ हम शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र का पहला पाठ, जिस पाठ का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो सबसे पहले हम इस पाठ का ही अर्थ समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी का अर्थ होता क्या है। लोकतंत्र का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वैसी शासन पद्धति है यह जिसमें हमारे द्वारा यानी लोगों के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि जा कर के शासन करते हैं, सत्ता में बैठते हैं और वही हमारे हित के लिए निर्णय लेते हैं। इसीलिए आगे चल कर के आप जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी। तो यह भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है। लोकतंत्र क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लोकतंत्र का मतलब आप समझ गए, ये लोकतंत्र हुआ जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और उसमें भी जो सत्ता की जो बात हम कह रहे हैं उसमें भागीदारी का क्या अर्थ होता है। तो बहुत सारे आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, धर्म का है, भाषा का है, जाति का है। तो इन विविधताओं का सामंजन करने के लिए ही आप देखते होंगे कि सीटों का बंटवारा किया जाता है आरक्षण के आधार पर, जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर। तो सबकी वहाँ पर सत्ता में पहुँच हो, सबकी उसमें भागीदारी हो, ताकि समाज के किसी भी वर्ग को ये नहीं लगे कि हमारे साथ में किसी तरह की अनदेखी की जा रही है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा भी इसमें हो जाती है। इसी को कहा जाता है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो हम अब आगे चलते हैं विषय की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में 3 मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो है वह है आपका लोकतंत्र में द्वंद्व, यानी हमारा ये जो लोकतंत्र है इसमें कई प्रकार के द्वंद्व और विरोधाभास देखने के लिए मिलते हैं, जिसके आधार पर एक देश दूसरे देश के साथ में विवेकपूर्वक लड़ाई झगड़ा भी करता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आप कभी कभी देखेंगे कि ये इस लोकतंत्र में बहुत सारे विरोधाभास देखने के लिए मिलते हैं। कैसे विरोधाभास मिलते हैं देखने के लिए, तो आपको मैं बताऊंगा कि श्वेत और अश्वेत के बीच, यानी काले और गोरे का जो भेदभाव देखने के लिए मिला। आपको पता है कि आज सबसे विकसित देशों की श्रेणी में अमेरिका सबसे आगे है। वह क्यों आगे है? इसलिए कि वहाँ किसी प्रकार का कोई विभेद, कोई असमानता आज के समय में नहीं है। लेकिन पहले के समय में वहाँ भी एक असमानता थी। कौन सी असमानता थी? तो रंग के आधार पर, यानी हम लोगों का रंग जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, काले लोग होते हैं और गोरे लोग होते हैं। तो अमेरिका में भी ठीक उन्हीं लोगों के बीच काफ़ी संघर्ष चला, मतभेद चला, और इसी मतभेद के लिए मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाई रंग भेद की नीति के विरुद्ध, और यह काले लोगों के सबसे बड़े नेता भी बन गए। तो खैर आज वह विभेद वहाँ पर समाप्त हो चुका है। एक और देश की मैं नाम बताऊंगा, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। और आपसे इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं मार्टिन लूथर किंग के संबंध में कि रंग भेद की नीति का विरोध करने वाले कौन थे। निम्नलिखित में से कौन जो है वह रंग भेद का नीति का विरोध करने वाले थे? तो उसमें आपको ये नाम आ जाएगा, और भी 3 ऑप्शन होंगे, लेकिन सही ऑप्शन आपका होगा मार्टिन लूथर किंग। दूसरा प्रश्न आपका आ सकता है कि कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंटों के बीच संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो आप देखेंगे कि ये आयरलैंड है। कहीं आपको आयरलैंड भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं उत्तरी आयरलैंड भी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दोनों ही प्रश्न के उत्तर आपको यही होगा, उत्तरी आयरलैंड या आयरलैंड। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो समुदाय आते हैं वह एक ही धर्म के मानने वाले हैं।
यानी एक ही धर्म के मानने वाले में ये दो संप्रदाय विकसित हो गए हैं, जिसका एक का नाम है कैथोलिक और दूसरे का नाम है प्रोटेस्टेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि क्षेत्रवाद के आधार पर भी लोगों में द्वंद्व पाया जाता है। तो किस प्रकार का द्वंद्व पाया जाता है क्षेत्रवाद के कारण? आप देखिए, बिहारी छात्रों को सिक्किम राज्य से खदेड़ दिया गया इसी क्षेत्रवाद के कारण। यानी सिक्किम के छात्रों ने यह विरोध जताया कि बिहार के छात्रों को यहाँ स्थान नहीं मिलना चाहिए ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े कॉलेजों में। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे सिक्किम के कमजोर छात्र उसमें दाखिला नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि बिहार के मेधावी छात्र वहां पर भर जा रहे थे। तो इस कारण उन्होंने उन्हें खदेड़ने का काम किया। तो ये भी क्षेत्रवाद का एक कारण है। दूसरा, भाषा के नाम पर भी आप देखते होंगे, चूंकि हमारे यहाँ बिहार और यूपी के अधिकतर लोग हिंदी भाषी लोग हैं, और जो भी राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की बात करें और केरल की बात करें, तो यहाँ पर दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। तो दूसरी भाषाओं के बोलने वाले लोग हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये भी जो है आपको देखेंगे कि ये द्वंद्व का कारण बनता है। इनके बीच में आपस में हमेशा विरोधाभास और टकराव होता रहता है। तो ये सभी कारण हो जाते हैं आपको लोकतंत्र में द्वंद्व के। अब हम आगे अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। दूसरे मुख्य बिंदु में आते हैं। अब हम जो है आपका सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर। ये आपका एक देखा जाए तो एक प्रश्न भी है और इस पाठ का मुख्य बिंदु भी है। आपको मैंने बताया था इसके पहले इंट्रोडक्शन में कि किस प्रकार से इसी के इर्द गिर्द यह आपका पूरा चैप्टर घूमता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सामाजिक विभेद का मुख्य कारण जो है वह है क्या? तो जन्म। आपसे प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सामाजिक विभेद का मुख्य कारण क्या है। उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा 4, जिसमें से प्रश्न का उत्तर सही होगा जन्म। तो देखिए, ये मुख्य विभेद का कारण माना जाता है जन्म को, लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारे कारण हैं जिसके आधार पर समाज में हमारे विभेद उत्पन्न होता है, अंतर उत्पन्न होता है। वह विभेद कौन कौन से हैं? आप देखिए, पहला है भाषा, दूसरा है धर्म, तीसरा है जाति और चौथा है संप्रदाय एवं क्षेत्र। तो ये सभी जो है जन्म के अलावे विभेद देखने के लिए मिलते हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कई भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे जैसे हम 10-10 किलोमीटर की दूरी तय करते जाते हैं, वैसे वैसे बोलचाल की भाषा में अंतर आ जाता है। हमारे बिहार राज्य में ही अगर हम भाषा की बात करें तो आप देखेंगे कि पटना में बोलने वाले लोग मगही भाषा बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ मिथिला में मिथिला भाषा बोली जाती है, जिसमें आप छीछी करके देखते होंगे कि लोग बोलते हैं। सुनकर थोड़ा सा हम लोगों को हंसी भी आती है, लेकिन बड़ी प्यारी सी भाषा है वह। मिथिला ऐसी नगरी है जो सीता माता का जहाँ जन्म हुआ था। तो इस तरह से भाषा में अंतर आ जाना स्वाभाविक है। तो भाषा के नाम पर भी कभी कभी लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। जाति और धर्म, ये तो आप जान ही रहे हैं कि एक ही धर्म में कई जातियां होती हैं। तो जाति के आधार पर भी लोगों में विभेद पाया जाता है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनको नीची निगाह से देखते हैं, ओछी निगाह से देखते हैं। उसके बाद संप्रदाय की अगर बात करें तो एक ही धर्म में अगर एक ही धर्म के मानने वाले लोग अलग अलग मतों में बटे हों तो वो संप्रदाय कहलाता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में भी कई संप्रदाय बटे हुए हैं। जैसे शैव संप्रदाय होता है जो शिव की उपासना करता है, वह कहता है कि नहीं भाई, हमारे लिए केवल भगवान शिव ही हैं। एक होता है वैष्णव समुदाय जो केवल विष्णु भगवान को ही मानता है। उसके बाद और भी बहुत सारे संप्रदाय बटे हुए हैं। उसके बाद एक और धर्म है हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये सब धर्म जो हैं और जातियाँ, ये एक दूसरे पर विरोधाभास उत्पन्न करती रहती हैं। उसके बाद क्षेत्र की हम बात अगर करें
तो एक बिहार का रहने वाला एक यूपी के रहने वाले लोगों के साथ में अंतर करता है कि यह बाहरी व्यक्ति है। उसी प्रकार से बिहारी लोगों के साथ में दूसरे राज्यों के लोग जो है उनको घृणा की नज़र से देखते हैं। तो ये सभी विभेद जो है आप देखेंगे कि हमारे समाज में उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ अन्य सामाजिक विभेद भी पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि ये तो मुख्य रूप से विभेद हुए, उसके अलावा और भी कुछ विभेद होते हैं जो सामाजिक तो हैं, लेकिन शुरुआत में वह होते हैं व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत होते हैं और बाद में वही सामाजिक विभेद का रूप ले लेते हैं और उसके कारण सामाजिक विभाजन भी हो जाता है। तो कैसे सामाजिक विभाजन हो जाता है वो आप समझिए। आप देखते होंगे कि गांव टोले इत्यादि में छोटे छोटे टोले बटे होते हैं, 20, 25, 30 घर का। वह किस आधार पर बटे होते हैं? आप देखें कि फलाना जाति के लोग उस जगह पर रह रहे हैं, दूसरी जाति के लोग का टोला अलग है। कभी कभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फलाना टोला में मत जाना भाई, तुम छोटी जाति के हो, वहाँ बड़े बड़े जाति के लोग रहते हैं। तो इस तरह से आपस में काफ़ी भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद लिंग के आधार पर भी लोग भेदभाव करते हैं। लिंग के आधार पर का भेदभाव, जैसे लड़की और लड़के के बीच में जो भेदभाव किया जाता है और स्त्री और पुरुषों के बीच में जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है लिंग पर आधारित भेदभाव। उसके बाद रंग की अगर हम बात करें तो काले और गोरे का जो विभेद होता है वही कहलाता है रंग के आधार पर भेदभाव। एक गोरा व्यक्ति जरूर काले वाले व्यक्ति को अपमान की निगाह से देखता है, नीची निगाह से देखता है। उसको लगता है कि हम अच्छे हैं उसके मुकाबले, चूंकि वह तो बिल्कुल काला है और हम गोरे हैं। तो ये भी जो है एक प्रकार से विभिन्नता और विभेद का कारण बनता है। एक हो जाता है नस्ल। नस्ल आप जानते होंगे कि अच्छी नस्ल और खराब नस्ल, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन नस्ल यहाँ कहने का मेन मकसद क्या है कि लंबे लोग और नाटे लोग, यानी जिनकी ऊंचाई सामान्य है या सामान्य से वे ज़्यादा ऊंचे हैं, और नाटे लोगों को वह क्या हीन दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि वह नाटा है। तो इस प्रकार से नाटे और लंबे का जो भेद कहलाता है वह नस्ल का भेद होता है। धन का विभेद आप समझ ही रहे हैं कि किस प्रकार से अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को नीची निगाह से देखता है, ऊंची निगाह से देखता है। तो इस प्रकार से जो भी विभेद यह हैं वह सभी सामाजिक विभेद का रूप ले लेते हैं। उसके बाद सामाजिक विभाजन के बारे में मैं बात बताऊंगा। अभी बात जो हम कह रहे थे वह सामाजिक विभेद की बात थी, यानी एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों के में बीच में अगर ये इस प्रकार का विभेद पाया जाता है तो वह सामाजिक विभेद कहलाता है। लेकिन भाषा, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर जो विभेद उत्पन्न होते हैं वह विभेद जो है आगे चल करके सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं और उसी के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा भी हो जाता है, राज्य के टुकड़े हो जाते हैं, देश के भी टुकड़े हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो विभेद हैं वह सामाजिक विभेद का रूप ले लेते हैं। तो अमीर काले का गोरे के प्रति, अमीरों का गरीबों के प्रति, तथा हमारे देश में जो सवर्ण हैं, सवर्ण यानी ऊंची जाति के लोग, और दलित यानी नीची जाति के लोग। तो ऊंची जाति के लोग नीची जाति वाली के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये सभी सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। इसी के कारण हमारे गांव समाज में टोले भी बंट जाते हैं। तो चलिए इतना हम समझ गए। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। चलिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है, इससे भी, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे बहुत कम पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। तो विभेदों में तालमेल और संघर्ष। तो ये आप तो जानते ही हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विभिन्नताएं पाई ही जाती हैं, यानी भाषा, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहेंगे ही, अलग अलग जाति के लोग रहेंगे ही, अलग अलग धर्मों के मानने वाले भी लोग रहेंगे ही। तो इनमें कभी कभी टकराहट हो ही जाती है। लेकिन देखिए, जिस तरह से हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में विभिन्नता आम बात है,
लेकिन प्रत्येक लोकतांत्रिक देश ने धर्मनिरपेक्षता को गले लगाया है। धर्मनिरपेक्षता अधिकतर आप देशों में देखेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है यह आपको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में आता है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना। क्या होता है? राज्य का अपना धर्म नहीं होना। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये अब्राहम लिंकन जो है एक बहुत बड़े नेता थे और समाज सुधारक भी थे। इन्हीं ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है वही सब जगह सर्वमान्य होती है कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन पद्धति है, इसी का नाम है लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन पद्धति है जो जनता द्वारा और जनता के लिए है। यानी जनता ही अपने बीच के लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुनती है। वही चुन करके जब जाते हैं तो जनता के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए उसको कहा गया है जनता द्वारा और जनता के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति चुनकर वहां जाते हैं वह हमारे बीच से ही चुन के जाते हैं, हम ही लोग उनको चुनते हैं, इसीलिए जनता द्वारा कहा गया है उसको। तो इस तरह से आप समझ गए। दो यहाँ इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिया कि लोकतंत्र क्या है। ये हो गया आपको, इसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा जनता द्वारा जनता के लिए शासन पद्धति का नाम है लोकतंत्र। या लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी? तो अब्राहम लिंकन ने। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में कई भाषाओं के, कई जाति के, कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वह एक ही देश में रहते हैं। उनके अंदर यह एक भावना विकसित हो जाती है कि भले ही उनका रंग अलग है, भाषा अलग है, जाति अलग है, उनकी बोलने चालने की शैली अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है। अब पहनावा की बात अगर हम करें तो आप देखते ही होंगे कि हर राज्य में आप जाइएगा तो पहनावे में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। अब मुंबई की अगर हम बात करें तो महानगरी है, वहाँ से अगर कोई हमारे यहाँ बिहार में आ जाता है तो आप देखते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ जो है फैशनेबल ड्रेस पहनती हैं, तो लोग यहाँ उनको उपहास का पात्र बनाएंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि साउथ में यानी तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो उधर पुरुष क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। हमारे यहाँ तरह तरह के पहनावे पहने जाते हैं, साड़ी की जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। धर्म के आधार पर भी अगर देखें तो धर्म के आधार पर भी पहनावे में अंतर आ जाता है। इस्लाम धर्म के लोग अलग पहनावा पहनते हैं, हिंदू धर्म के लोग अलग पहनावा पहनते हैं, वहीं सिख जो धर्म है वह आप देखेंगे कि वह पगड़ी बांधते हैं। तो इस तरह से भले ही वह जानते हैं कि हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, खान पान भी अलग है, वेशभूषा भी अलग है, कुछ भी अलग है, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? इस भारत देश में रहते हैं। चूँकि हमारा देश है यह और हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। यही एक भावना जो है वह जो है विविधता में एकता का परिचायक बनती है। और कभी कभी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी तक पूछा हालांकि नहीं गया है इधर के हाल के दिनों में, लेकिन मुझे पता है कि पहले के समय में इस तरह का प्रश्न आपको आया है कि इससे संबंधित कि भारत को अनेकता में एकता का देश क्यों कहा जाता है। यह भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वह भी आपका इससे टच हो जा रहा है। तो यही सब भावना जो है उन लोगों के बीच में विकसित हो जाती है और कभी कभी इनमें संघर्ष भी हो जाता है। तो संघर्ष का आधार मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से संघर्ष होता है। काले और गोरे के बीच में संघर्ष होता है, अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष होता है। तो इन सब संघर्ष जो है चलते रहेंगे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश एक है। और अगले स्लाइड की हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और है। तो कौन कौन से संघर्ष जो है हमारे देश में हैं वह मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बिहारी लोगों के साथ में अन्य अहिंदी भाषी देशों में किस प्रकार का बुरा व्यवहार किया जाता है। उसके बाद विदेशों की अगर हम बात करें तो देखिए
उत्तरी आयरलैंड में इसके पहले भी चर्चा मैं कर चुका था और फिर से चर्चा करूंगा कि उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक ये जो है दो समूह में बट गए हैं, जबकि यह एक ही धर्म यानी ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए कि ये जो है एक ही धर्म के मानने वाले दो संप्रदाय के लोग हैं और इस संप्रदाय के नाम पर ही वहाँ दो पार्टियां बन गई हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश में कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंटों के बीच जो है राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हो गया है। तो आप याद रखेंगे, देश का अगर नाम पूछा जाएगा तो आप बता देंगे उत्तरी आयरलैंड में। अगर पूछा जाए कि राजनीतिक पार्टियों के नाम बताएं तो आप बता देंगे नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट। यानी प्रोटेस्टेंट के लिए बना है नेशनलिस्ट और कैथोलिक के लिए बना है यूनियनिस्ट। तो ये दो राजनीतिक पार्टियां वहां बन गई हैं इस संप्रदाय के आधार पर। उसके बाद सामाजिक विभाजन के कारण ही यूगोस्लाविया धर्म और जाति के नाम पर खरबूजे जैसा बट गया। आप देखते हुए खरबूजा में भाग भाग बना हुआ रहता है, तो जिस तरह से खरबूजा का भाग विभक्त रहता है तो वहाँ भी भाषा के नाम पर और जाति के नाम पर लोगों ने पूरे देश का बंटवारा कर दिया है। इसीलिए कहा गया है कि खरबूजे की भांति वह बट गया है। तो यह इस पाठ की मुख्य बातें थी। वैसे अगर आपके पास पुस्तक है तो आप देख लें कि आपका पाठ काफ़ी बड़ा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैंने इस पाठ को आपके लिए इतना छोटा कड़ी मेहनत से बनाया है। और इस पाठ की जो भी मुख्य बातें हैं मैं वह आपको फ्लोर चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, इसलिए कि ताकि आपके दिमाग में जो भी इससे संबंधित प्रश्न आने वाले हैं वह आपके दिमाग में एक छवि बन जाए, आप उसको भूले नहीं। तो आइए हम चलते हैं फ्लोर चार्ट में अगले स्लाइड में। हाँ, तो लोकतंत्र में जो द्वंद्व की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो आप देखिएगा कि लोकतंत्र में द्वंद्व, इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके दिमाग में इसकी बिल्कुल छवि जो है एक तरह से बस जाए। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये श्वेत और अश्वेत के बीच जो संघर्ष चला वह किनके बीच चला, कहाँ चला। तो आपको याद होगा कि अमेरिका में ये श्वेत और यानी काले और गोरे के बीच का जो है विभेद स्पष्ट रूप से सामने आया था। अभी के समय में हालांकि नहीं है। उसके बाद ये कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच संघर्ष जो है वह भी काफ़ी लंबे समय तक चला और अभी भी चल ही रहा है। वह कहाँ पर, तो उत्तरी आयरलैंड में। और इसके नाम पर दो पार्टियां भी वहाँ बनी हैं, नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट। चलिए उसके बाद हम देखते हैं अपने ही देश की अगर हम बात देखें तो कैसा द्वंद्व है हमारे यहाँ कि असम में उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये भी एक तरह का द्वंद्व है लोकतंत्र में। चूँकि उत्तर भारतीय जो है यानी हिंदी भाषी लोग और असम में चूँकि असामी भाषा बोली जाती है, तो भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, चूँकि वह दूसरा राज्य है और बिहार दूसरा राज्य है, तो यहाँ के लोगों के साथ में वहाँ के लोगों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया उसी को लोकतंत्र में द्वंद्व की संज्ञा दी गई है। उसके बाद लुधियाना में भी आपने सुना होगा कि बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये सभी घटनाएं जो हैं वह लोकतंत्र में द्वंद्व की परिचायक हैं। तो चलिए फिर से हम दूसरे फ्लोर चार्ट में चलते हैं। सामाजिक विभेद। तो सामाजिक विभेद में हम देखेंगे ये आपका सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेद मैंने दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए जो निर्धारित किया था उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। आपको लघु उत्तरीय में भी और कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए ये जान लेना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपने जाना भी है, लेकिन एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जब आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगा।
तो सामाजिक विभेद के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है आप देखेंगे। भाषा, हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि सामाजिक विभेद का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वह जन्म होता है। और जन्म क्यों होता है? क्योंकि जन्म से ही एक व्यक्ति जो है, जिस परिवार में उसका जन्म होता है, उसकी जाति को ग्रहण कर लेता है, उसके धर्म को ग्रहण कर लेता है, अपने क्षेत्र में जो निवास करता है वह, अगर बिहार में उसका जन्म हुआ तो वह बिहारी कहा जाएगा, अगर बंगाल में जन्म होता है तो बंगाली कहा जाएगा। तो इस आधार पर उसका विभाजन हो जाता है। उसके बाद जाति की अगर हम बात करें तो ये भी एक मायने रखता है, चूँकि ये भी एक सामाजिक विभेद में आता है। एक जाति के आधार पर लोग एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं। उसके बाद धर्म की बात अगर हम करें तो धर्म के आधार पर भी लोगों में विभेद पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। उसके बाद लिंग की अगर हम बात करें तो लिंग के आधार पर भी लोग एक दूसरे के साथ विभेद करते हैं, यानी स्त्री और पुरुष के बीच में जो अंतर आ जाता है वह इसके अंतर्गत आ जाता है। संप्रदाय की अगर हम बात करें तो जैसे इसके पहले मैंने चर्चा आपसे किया, कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच में जो संघर्ष चला, तो वह एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं ईसाई, लेकिन उनका संप्रदाय अलग है, एक कैथोलिक है और दूसरा प्रोटेस्टेंट है। उसके बाद इस्लाम धर्म में भी आप देखेंगे कि उनमें भी संप्रदायवाद के नाम पर हमेशा विवाद होता रहता है, जिसके कारण आपको बांग्लादेश का जो उदय हुआ था तो वह भी किस आधार पर हुआ, चूँकि वहाँ भी शिया और सुन्नी दो संप्रदाय के लोग हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे कि वैष्णव संप्रदाय होता है और शैव संप्रदाय होता है। तो इस प्रकार से संप्रदाय के आधार पर भी भेदभाव देखा जाता है। और क्षेत्र, इससे तो आप परिचित ही हैं कि क्षेत्र के आधार पर भी लोग एक दूसरे से घृणा या नफरत करते हैं, या दूसरे क्षेत्र के लोग जो अगर आपके क्षेत्र में आ जाते हैं तो आप उनको दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वह सामाजिक विभेद का कारण बनती हैं। अब आइए सामाजिक विभाजन को हम समझ लेते हैं अगले स्लाइड में। तो ये सामाजिक विभाजन जो है वह आप देखिए कि किस प्रकार से सामाजिक विभाजन होता है। आप देखेंगे सामाजिक विभाजन में श्वेत और अश्वेत, यानी काले और गोरे का जो विभेद मैंने आपको बताया अमेरिका में, तो वहाँ शहर जो है या बस्तियाँ वह इसी आधार पर बसी हुई थी। यानी जो गोरे लोग थे वह यह प्रयास करते थे कि काले लोग हमारे बस्ती में बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, जो भी रहेंगे वह गोरे रहेंगे। तो इसलिए काले लोगों के साथ में वहाँ जो दुर्व्यवहार किया गया वह सामाजिक विभाजन का कारण बना। यानी शहर जो है केवल गोरे लोगों के लिए बसा और दूसरा शहर काले लोगों के लिए। तो इस प्रकार से वहाँ विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ एक अमीर और गरीब की अगर बात करें तो आप देखेंगे किसी क्षेत्र में अगर ज़्यादातर अमीर लोग निवास करते हैं तो वह ये प्रयास करते हैं कि यहाँ किसी हम गरीब का घर नहीं बनने देंगे, या कोई भी गरीब हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ विभाजन की बात आ जाती है। उसके बाद सवर्ण और दलित की अगर हम बात करें तो सवर्ण मतलब होता है ऊंची जाति के लोग और दलित का मतलब होता है नीची जाति से संबद्ध लोग। तो कभी कभी आपने देखा भी होगा कि अगर किसी मोहल्ले या किसी गांव में आप जाते हैं तो पाएंगे वहाँ कि केवल ऊंची जाति के ही लोग वहाँ रहते हैं, नीचे जाति वाली लोगों का वहाँ जाना भी मना है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वह सामाजिक विभाजन यानी समाज को देश को बांटने का काम करती है। तो ये इस पाठ की आपको मुख्य बातें थी। तो अब चलिए यह आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। हम फिर से अगले वीडियो में आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक लिए धन्यवाद। गुड डे।